सादाबाद आवाज जा रही है आप लोगों तक? सादाबाद आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं? ओके, ठीक। तो आज हम टॉपिक करेंगे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान। ठीक। हाँ सर, अब आ रही है। ओके ओके, थैंक्स। ठीक है सादाबाद। ओके, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान। ठीक। अगर ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान के बारे में देखें तो जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि मेज पर अगर एक ग्लोब रखा हो, जिसे पृथ्वी रखी होती है, नहीं, लोग मेज पर एक ग्लोब रख लेते हैं, यूं होता है, रखा होता है या नहीं? तो देखो ये जो ग्लोब होता है ये पृथ्वी तो होती है। ठीक। तो जैसे मैंने लिखा ग्लोबल, इसका मतलब पृथ्वी, वार्म का मतलब गर्म हो जाए, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? बंद करो यार, कितना शोर है वहां। ठीक। अगर ग्लोबल वार्मिंग का केस देखें तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि हो जाए तो इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अब ये चेक करेंगे कि किस कारण से वृद्धि हुई। कारण क्यों चेक करना जरूरी है? जैसा कि मैंने आपसे ये बताया कि जब पृथ्वी के आपके शरीर में तापमान में वृद्धि हुई थी तो देखो डॉक्टर क्या करता है, अगर आप हो और एक तरफ मैं लिख दूं पृथ्वी, और हम चेक क्या कर रहे हैं, बुखार या फीवर, कंफर्म, तो देखो डॉक्टर क्या तलाशना शुरू करेगा, आपके अंदर कारण तलाशेगा या नहीं तलाशेगा कि आपको बुखार क्यों हुआ। तो सेम काम यहां भी तलाशना होगा कि पृथ्वी को बुखार क्यों हुआ। बुखार का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाए आपके शरीर का। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 फॉरेनहाइट, यदि आपके शरीर का तापमान 98.6 फॉरेनहाइट से बढ़ जाता है, इसका मतलब आपको बुखार हुआ होगा। डॉक्टर तुरंत कारण तलाशता है कि आपको बुखार क्यों हुआ, तो ब्लड टेस्ट करवा रहा होगा। ब्लड टेस्ट करने के बाद उसे पता चला कि इस वजह से बुखार था, तो कारण निकालना होगा या नहीं? क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होगा डॉक्टर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सेम काम जरा यहां देखो, तो पृथ्वी को भी क्या हो गया, बुखार, इसका मतलब इसके तापमान में वृद्धि हुई होगी। इसका औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब तापमान इसका 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू कर दे, अगर पृथ्वी का औसत तापमान कितना दिखाई देता है, 15 डिग्री सेल्सियस, और यह क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो आंसर क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस। तो जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब पृथ्वी को बुखार हो गया, और जब पृथ्वी को बुखार हो जाए तो इसे ही आप क्या कह रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग। लाइन में हमने क्या लिखा है, पृथ्वी के तापमान में असामान्य वृद्धि होने की घटना को ही हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कहते हैं। लाइन में लिख लेना, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, पृथ्वी के तापमान में पृथ्वी के तापमान में असामान्य वृद्धि होने की घटना को वैश्विक तापमान। पृथ्वी के तापमान में असामान्य वृद्धि होने की घटना को वैश्विक तापमान कहते हैं। कंफर्म हो यहां तक? ठीक। रीजन तलाशना शुरू करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर रीजन भी तलाशेगा या नहीं कि किस कारण से धरती के तापमान में वृद्धि हुई होगी। चलो, ये मैं पृथ्वी की सतह मान लेता हूं, कंफर्म। पृथ्वी की सतह के बाद यहां पर हम सूर्य मान लें। इसके पहली वाली क्लास में जो भी रहा होगा सबको विकिरण शब्द याद है या नहीं, रेडिएशन। सादा बात, जब मैं विकिरण शब्द पढ़ा रहा था तो आप लोग थे या नहीं? इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको विकिरण पढ़ा रखा होगा। ठीक। देखो विकिरण या रेडिएशन का मतलब क्या होता है। ओके, ठीक है। अगर यहां पर सूर्य देखें और ये पृथ्वी, ओके ओके ओके, ठीक। यहां पर अगर मैं सूर्य रख लूं और इसे पृथ्वी की सतह रख लूं, कंफर्म। अब एक खास बात देखो, पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है, इसके ऊपर वायुमंडल नहीं पाया जाता। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल होगा, 10,000 किलोमीटर।
लेकिन यहां से यहां की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसका मतलब वायुमंडल अगर हम देखें तो वायुमंडल तो 10,000 किलोमीटर के बाद ही समाप्त हो गया। कंफर्म? ये जो आपको वायुमंडल दिखाई दे रहा है ये मात्र 10,000 किलोमीटर तक। अब हम एक खास बात चेक करें। सूर्य से यहां से हीट चलते हुए धरती तक हीट सूर्य से ही तो आती होगी या नहीं? कंफर्म? और ये हीट पृथ्वी की सतह तक पहुंची यूं। कंफर्म? जब यहां तक पहुंची तब एक चीज चेक करो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या कोई ठोस चीज दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। कंफर्म? अगर ठोस चीज होती तब तो प्रकाश यहां तक आ ही नहीं सकता था। नेक्स्ट चीज देखें, क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई समुद्र दिखाई दिया? इसका मतलब द्रव भी नहीं दिखाई दिया। अब गैस चेक करें। गैस तो 10,000 किलोमीटर के बाद खत्म हो गई थी, जबकि दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर दिखाई दे रही है। कंफर्म? इसका मतलब गैस भी नहीं मिली। कंफर्म? लेकिन हीट फिर भी ऊष्मा सूर्य से चलकर धरती तक आई है या नहीं? ठीक, क्या चलकर आई है सूर्य से लेकर धरती तक? हीट या ऊष्मा। हीट की वजह से ही तो धरती गर्म होती होगी। कंफर्म? अब एक चीज याद रखना, जब भी हीट एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी माध्यम की सहायता के पहुंचे, कोई भी माध्यम तो नहीं था, ठीक, जब भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम की सहायता के पहुंचे तो हम उस प्रकार की हीट को कहते हैं विकिरण। क्या कहते हो? विकिरण। तो सूर्य से जो हीट आ रही है इसे हम क्या कहेंगे? विकिरण। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। ओके, गोविंद से एक बार कह दो, देख लो साउंड चेक कर ले। ठीक, तो एक चीज हम चेक करें कि सूर्य से पृथ्वी तक जो हीट आई है उसे हम क्या कहें? विकिरण। क्यों विकिरण कहेंगे? क्योंकि बिना किसी माध्यम के सहायता के आई है। सूर्य से आई है तो सौर विकिरण कहें। कंफर्म हो या नहीं? यहां पर लिखेंगे सौर विकिरण। सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन। कंफर्म? सूर्य से आने वाली हीट को क्या कहोगे? सौर विकिरण। अब देखो आपको क्या चीज नजर आएगी गर्मियों के दिन में, जब आप कहीं रोड पर खड़े हो या कभी खुले खेतों में देखना तो देखना कोई चीज यूं ऊपर जा रही होती है। ये जो ऊपर जा रही है हीट है, सूर्य से आई, पृथ्वी की सतह से टकराई, टकराने के बाद गर्म होने के बाद ये ऊपर जा रही है। तो पृथ्वी हमेशा तवे की तरीके काम करती है। जैसे आप घर में तवा होता है, जैसे आप बर्नर को ऑन कर दो तो तवा गर्म होगा, गर्म होने के बाद देखो इसमें से हीट निकलकर ऊपर जाती है या नहीं? देखना आपको तवे में से हीट निकलते हुए दिखाई देगी। तो पृथ्वी भी एक तवे की तरीके काम करती है। ये जो आपने बर्नर यहां रख रखा है, इस बर्नर को यहां से उठाकर यहां रख दो और इस बर्नर का नाम ही तो सूर्य है। कंफर्म? सूर्य से जब ये धरती गर्म हुई तो देखना गर्म होने के बाद ये हीट ऊपर जा रही थी या नहीं? कंफर्म? तो देखो सूर्य से आने वाली हीट को तो हमने कहा सौर विकिरण। ठीक, अब लौटने वाली हीट को देखो क्या कहेंगे? लौटती यूं है। आप आने वाली हीट को तो नहीं देख पाए थे, जाने वाली हीट को देख रहे हो या नहीं? हमेशा जाने वाली हीट नजर आएगी, आने वाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि आने वाले की देखो आवृत्ति बहुत छोटी दिखाई दे रही है या नहीं, और लौटने वाले की आवृत्ति बहुत बड़ी दिखाई दे रही होगी। तो जो लौटने वाला विकिरण है, ठीक, तो जो लौटने वाला विकिरण है हमें इस पर खास कॉन्शियस करना होगा। देखो जो लौटने वाला विकिरण है इसका नाम होता है भौमिक विकिरण। क्या नाम होगा? भौमिक विकिरण। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? भूमि भी कहते हो या नहीं धरती को? तो धरती से लौटने वाले विकिरण को क्या कहा? भौमिक विकिरण। कंफर्म? सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या कहा? सौर विकिरण। अब एक खास बात चेक करो, ये जो भौमिक विकिरण रिटर्न होकर जा रहा है इसको ही चीजों के द्वारा पकड़ा जा रहा होता है।
तो देखो पकड़ने का काम कौन करे? कार्बन डाइऑक्साइड। पकड़ने का काम कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये करेगी कि पृथ्वी की सतह से लौट कर जाने वाले भौमिक विकिरण को अवशोषित कर ले। इसका मतलब जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज्यादा भौमिक विकिरण को अवशोषित करेगी या नहीं? रेगुलर रोज नई कंपनी लग रही है, रोज नई चिमनी बन रही है। पहले की तरफ का कंपेयर में इस समय हजारों लाखों गाड़ियां आपको रोड पर नजर आ रही, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और जब इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा भौमिक विकिरण को पकड़ेगी या नहीं? जब ज्यादा से ज्यादा भौमिक विकिरण को पकड़ेगी तो ये भौमिक विकिरण देखो क्या दिखाई देता है? हीट। इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, धरती का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू कर देगा। कंफर्म? तो जो जो गैसें होंगी जो लौटने वाले भौमिक विकिरण को अवशोषित करती हैं उन गैसेस को कहेंगे ग्रीन हाउस गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलर पूछ रहा होता है। कंफर्म? पूछेगा ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो देखो क्या है। पृथ्वी से लौटने वाले भौमिक विकिरण को कुछ गैसें अवशोषित करती हैं। कंफर्म? पृथ्वी से लौटने वाले भौमिक विकिरण को कुछ गैसें अवशोषित करती हैं जिसकी वजह से धरती के तापमान में वृद्धि होती है। इन गैसों को ही हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कंफर्म? अगर पूछे ग्रीन हाउस गैस क्या है तो देखो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड नजर आए, CO2 मिल गई या नहीं? लिखवाऊंगा इन सबके नाम। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपको दिखाई देगी जल वाष्प। दूसरी कौन सी दिखाई दी? इसके बाद आपको दिखाई देगी मीथेन या CH4। कंफर्म? ये जो आपको गैसेस दिखाई दे रही हैं ये पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को अवशोषित कर रही हैं या नहीं? इन्होंने क्या किया है? विकिरण को अवशोषित, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया होगा। क्लियर सी बात समझ में आई? मैंने कहा डॉक्टर का काम क्या था? यह पता करना कि आपको बुखार क्यों हुआ। तो आपने पता किया कि पृथ्वी को बुखार क्यों हुआ, तो पता चला कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन इनकी वजह से हुआ है। ठीक? किसी ने पूछा कैसे, तो कहें ये जो है लौटने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। कारण मिल गया या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? यहां तक कंफर्म थे कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? अब सारा प्रोसेस देखो। सूर्य से आने वाले विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं। ठीक? यह पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी की सतह किससे गर्म होती है, तो जवाब क्या दोगे? सौर विकिरण से। ठीक? भौमिक विकिरण जवाब नहीं देना है। पूछेगा पृथ्वी की सतह किससे गर्म होती है, तो ऑप्शन में देगा सौर विकिरण या भौमिक विकिरण, तो क्या जवाब देना है? सौर विकिरण। कंफर्म? तो सूर्य से आने वाले सौर विकिरण के कारण पृथ्वी की सतह गर्म होती है। कंफर्म? गर्म होने के बाद पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को हम भौमिक विकिरण कहते हैं। यह भौमिक विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं मीथेन के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। कंफर्म? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जिनके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया या नहीं? ठीक? देखो हर चीज के दो नाम हो सकते हैं या नहीं? एक तो आपके मार्कशीट पे नाम दिखाई देता है, तो दूसरा नाम भी हो सकता है। देखो ये जो भौमिक विकिरण दिखाई दे रहा है इसका एक दूसरा नाम भी है, कहते हैं अवरक्त किरणें। क्या कहते हैं? या इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का नाम सुन रखा है या नहीं? इंफ्रारेड का नाम नहीं सुना इससे पहले? अवरक्त किरणें कहां सुना था? IR या इंफ्रारेड। घर में रिमोट है या नहीं? जब टीवी का रिमोट जैसे बटन दबाते हो तो देखना एक रेड कलर की लाइट जलती है या नहीं? उससे अवरक्त किरणें निकलती हैं और वही आपके टीवी के चैनल को तुरंत बदल रही होती हैं। अगर पूछे रिमोट में क्या इस्तेमाल किया जाता है तो क्या बताओगे? अवरक्त किरणें इस्तेमाल की जाती हैं, इंफ्रारेड। पूछे क्या करती हैं तो कह देना जिस चीज पर पड़ेंगी उसका तापमान बढ़ा देती हैं। अवरक्त किरणें जिस भी चीज पर पड़ेंगी उसका तापमान क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो देखो इंफ्रारेड कहूं, ठीक, मैं ये कहूं पृथ्वी से लौटने वाला भौमिक विकिरण क्या होती हैं? अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड। कंफर्म? यहां तक ग्लोबल वार्मिंग में इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप इसे डिवाइड करके पढ़ते हो, क्वेश्चन पूछ देता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और ये गैसेस कौन सी गैस दिखाई दी?
ग्रीन हाउस गैस पूछेगा ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, तो कह देना लौटने वाले विकिरण को अवशोषित करती हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, और जो भी गैसें पृथ्वी के तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं उन्हीं गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कंफर्म सी बात समझ में आई? पूछे ग्रीन हाउस गैस क्या होंगी, तो कह देना जो भी गैस पृथ्वी के तापमान वृद्धि करती हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कंफर्म? लिख लेना लाइन में। पहले फिगर प्लॉट कर लो। फिगर प्लॉट कर देना तो बता देना। बना चुके फिगर? लाइन में लिख लें। सादाबाद आवाज जा रही है या नहीं? आवाज जा रही है ना आप लोगों के पास सादाबाद? ओके ठीक है। तो यहां पर अब पॉइंट में इसे लिखना आप शुरू कर दो कि वैश्विक तापन या इसके अंतर्गत हो क्या रहा होगा। लाइन में लिखना शुरू करना। फिगर प्लॉट कर चुके हो, उसके जस्ट नीचे लिखना। नीचे लिखो, लिखना सूर्य से आने वाली ऊष्मा को, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को, आप भी लिखो सादाबाद, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म होती है। इसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म होती है। इसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म होती है। कंफर्म? पैराग्राफ चेंज नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि आपने सौर विकिरण को एक्सप्लेन कर दिया। पैराग्राफ चेंज नेक्स्ट लाइन से लिखना, पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को, पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को भौमिक विकिरण, पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को भौमिक विकिरण कहते हैं। पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को भौमिक विकिरण कहते हैं। यह अवरक्त किरणें होती हैं। यह अवरक्त किरणें होती हैं।
यह अवरक्त किरणें होती हैं, यह जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका तापमान बढ़ा देती हैं, यह जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका तापमान बढ़ा देती हैं, तापमान बढ़ा देती हैं। लिखना पृथ्वी से लौटने वाले भौमिक विकिरण को, हां, पृथ्वी से लौटने वाले भौमिक विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना CO2, पृथ्वी से लौटने वाले भौमिक विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं मीथेन, मीथेन 3 लिख चुके, तथा ओजोन गैसों के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा ओजोन गैसों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं। लिख चुके? इन ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्कस करोगे या नहीं? तो नेक्स्ट हेडिंग में ही लिख लेना ग्रीन हाउस गैसेस, हेडिंग में लिख लेना ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के आगे किसका किसका नाम लिखोगे? इन्हीं का नाम लिख लें, ठीक। इसके आगे दूसरी फिर से कहानी तो नहीं लिखनी कि ये सूर्य लौटने वाले विकिरण को अवशोषित करती हैं, क्योंकि पूरी लाइन लिख चुके या नहीं। इसके आगे लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। यहां पर एक चीज और बढ़ाना, मीथेन के बाद ओजोन मीन्स O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सभी जो हैं सूर्य से लौटने वाले पृथ्वी से लौटने वाले भौमिक विकिरण को क्या करती हैं? अवशोषित कर रही होंगी। इन सभी गैसेस का नाम लिख लेना, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट दे देता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा जो दिखाई दे उसे छांट कर बाहर कर देना। कंफर्म? ये ऑप्शन दिया हो, पूछ दे कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो इन सबका नाम लिखना है। और ये सभी क्या करती हैं? लौटने वाले भौमिक विकिरण को क्या करेंगी? अवशोषित करेंगी, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के नीचे इन सबका नाम लिख लेना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कंपाउंड को तोड़ रही होती है, ओजोन को, ठीक है, वो इसमें रोल प्ले नहीं कर रही होती। लिख चुके? ग्रीन हाउस गैस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन,
ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। एक आध बार ये पूछ रखा है कि मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, जो धान का खेत होता है। कंफर्म, जैसे धान की बुआई की जाती है नहीं, मीथेन की सबसे ज्यादा मात्रा धान के खेतों में से निकलती है। दूसरा सोर्स जो गोबर होता है, काऊ डंक। कंफर्म, दो सबसे हैवी सोर्स दिखाई देंगे मीथेन के, एक तो धान का खेत और दूसरा क्या दिखाई देगा, गोबर। इसमें से मीथेन गैस हैवी मात्रा में निकल रही होती है। और ये आप क्या, हाँ बिल्कुल वहां से भी निकलेगी। हैवी सोर्स बता रहा हूं, धान का खेत और गोबर, ठीक, वहां से मीथेन सबसे हैवी सोर्स में निकलती है और ग्रीन हाउस गैसों में काउंट की जा रही होती है। पृथ्वी को कुछ तापमान जोन में डिवाइड किया जाता है और उस तापमान जोन के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ठीक। तो पृथ्वी को कुछ आप टेम्परेचर जोन में डिवाइड करके देखना कि तापमान के आधार पर आप धरती को कुल कितने जोन में डिवाइड कर पा रहे हो। कंफर्म, आप कुछ शब्द देखते होगे और उन एक एक शब्दों को हम मैप के थ्रू भी करके देखेंगे। कंफर्म, जैसे एक शब्द आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या शब्द आएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कंफर्म, जिसे आप कहते हो ट्रॉपिकल जोन। दूसरा शब्द आपको दिखाई देगा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। इंग्लिश में इसे कहेंगे टेम्परेट जोन। थर्ड नंबर पर शीत कटिबंध क्षेत्र या फ्रीज जोन। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। लिख चुके, रेगुलर आपके इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो देखो चेक करो, शीतोष्ण कटिबंध कब हो, उष्ण कटिबंध कब हो और शीत कटिबंध कब हो। ठीक है, लिख लेना तो बता देना। वो साइंस वाले नोट्स टाइप हैं कहाँ रखे हैं ना, हो गया। देखो पृथ्वी को यूं ले, कंफर्म, जो बीचों बीच लाइन होती है उसे आप कहते हो भूमध्य रेखा। क्या कह रहे होते हो, भूमध्य रेखा। देखो जो सूर्य होता है ये हमेशा 23.5 से लेकर 23.5 के बीच घूम रहा होता है। मैं 23.5 डिग्री की लाइन अगर एक ये खींचूं और एक 23.5 डिग्री की लाइन ये खींचूं, कंफर्म, ये लाइन कहां से कहां तक दिखाई दी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का एरिया दिखाई दिया या नहीं। देखो यहां पर खास बात क्या होगी, सूर्य 21 मार्च को यहां होगा। आज डेट कितनी है, आज डेट कितनी है, 11। मीन्स आज से 10वें दिन सूर्य सीधे आपको भूमध्य रेखा पर दिखाई देगा और ये नॉर्थवर्ड चलना शुरू कर देगा, मीन्स उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। ठीक, क्योंकि ये जो बीचों बीच लाइन दिखाई दे रही है इसे आप कहते हो भूमध्य रेखा, इसे क्या कहते हो, कर्क रेखा, और इसे मकर रेखा। देखो सूर्य 21 मार्च को आपको यहां दिखाई दे, 21 जून को यहां आ जाए, कंफर्म, में सीधे भारत के सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा। डेट क्या होगी, 21 जून। 21 मार्च को कहां दिखाई दिया, भूमध्य रेखा पर दिखाई दिया या नहीं। अब एक खास बात देखना, 21 जून के बाद फिर लौट के कहां आ गया,
भूमध्य रेखा पर, और ये डेट होगी 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद चेक करो, फिर आ जाएगा मकर रेखा पर, और ये डेट होगी 22 दिसंबर। फिर ये यहीं चला जाए। देखो साल भर यहीं घूम रहा है या नहीं? कंफर्म। सूर्य जब पूरे वर्ष यहां घूम रहा है तो सबसे ज्यादा गर्मी या टेम्परेचर इसी क्षेत्र में होना चाहिए। जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी, आप कहते हो बहुत ज्यादा उमस है, बहुत ज्यादा गर्मी या उमस हो तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो देखो ये जो 23.5 से 23.5 के बीच का इलाका दिखाई दे रहा है, कंफर्म। यहां गर्मी सबसे ज्यादा है या नहीं? तो यहां पर मैं टेम्परेचर ज्यादा दिखा सकता हूं, टी लिखकर यू बना दूं। जब सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस इलाके में है तो इस इलाके को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह दूं। कहां से कहां के बीच दिखाई दिया? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य वर्ष भर रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में तापमान अत्यधिक हो जाता है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दिखाई दिया या नहीं? कंफर्म हो यहां तक? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोले तो कहां से कहां तक बताना है? 23.5 से 23.5 के बीच। कंफर्म। अब एक खास बात देखो, इस इलाके में अगर मैं इस इलाके में देखूं तो इस इलाके में आपको दिखाई देता है कि सूर्य कभी गया? इस इलाके में सूर्य तो कभी नहीं गया। इसका मतलब ये जो नीचे वाला इलाका दिखाई देता है, सूर्य यहां भी कभी नहीं गया। कंफर्म। जब सूर्य इन दोनों जगह पर नहीं गया है तो सबसे ज्यादा ठंड भी यही होनी चाहिए या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? इसका मतलब यहां टेम्परेचर सबसे कम है, तो नीचे का निशान लगा लूं कि टेम्परेचर डाउन, और यहां मैंने क्या लगाया था? टेम्परेचर ज्यादा। यही कर रखा है या नहीं? देखो जब यहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम है तो सबसे ज्यादा ठंड होनी चाहिए या नहीं? जब सबसे ज्यादा ठंड है तो शीत कटिबंध कह दूं। शीत का मतलब ठंड। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? शीत में इतनी ज्यादा यहां ठंड होगी कि कोई भी चीज जम जाए। तो देखो मैंने फ्रीज लिखा है या नहीं? कोई भी चीज जम जाए तो क्या कहते हैं? कि फ्रीज हो गई, जम गई, तो इसका नाम फ्रीज जोन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो देखो ये इलाका जो दिखाई देगा इसे हम कहेंगे शीत कटिबंध। क्या कहेंगे इसे? शीत कटिबंध। ये वाला इलाका क्या था? उष्ण कटिबंध। यहां तक कंफर्म हो या नहीं? लेकिन देखो इसका एरिया बताना होगा कहां से कहां तक। इसका तो बता दिया 23.5 से 23.5 के बीच, ठीक। इसका एरिया जब आप चेक करोगे, कंफर्म, ये 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच। कितने तक? उत्तरी गोलार्ध में है या नहीं? पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा आपने खींची, भूमध्य रेखा। अगर अभी भी डाउट हो तो देखो मैंने ये पृथ्वी बनाई थी, पृथ्वी को बीचों बीच भाग से डिवाइड कर दिया था, तो ये बीच वाली लाइन को ही भूमध्य रेखा कह रहा हूं या नहीं? भूमध्य रेखा क्यों कह रहा हूं? भू का मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच में। जब पृथ्वी के बीचों बीच लाइन खींचोगे तो भूमध्य रेखा ही होगी। और हमेशा एक चीज बनाते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मैं इसे यहां से उठा के लाके यहां रख दूं, तो जैसे रख दूं तो देखो इस लाइन के ऊपर नॉर्थ हो गया और इस लाइन के नीचे साउथ हुआ या नहीं? मीन्स ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। ये पूरा एक गोला था या नहीं? गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हो। गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? गोले का अर्ध भाग या आधा भाग। देखो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। कंफर्म सी बात समझ में आई? इस समय मैं उत्तरी गोलार्ध में बना रहा हूं या नहीं? ठीक, सेम यही चीज दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेगी, कोई अंतर नहीं होगा। तो मैं लिख दूं 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा, इसे हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध कहते हैं। यहां तक कंफर्म। तीसरा पॉइंट देखो यहां क्या लिखा है? शीतोष्ण कटिबंध। अब जरा देखो तो,
जो ठंडक है वो यहां से चलकर इस इलाके में आएगी या नहीं? कंफर्म। तो गर्मी भी तो इस इलाके से इस इलाके की तरफ बढ़ रही होगी या नहीं? इस इलाके में ठंड भी पहुंच रही है और इस इलाके में गर्मी भी पहुंच रही है। तो ये बीच वाला इलाका देखो, जब आप हिंदी पढ़ते हो तो क्या करते हो, शीत इस तरफ से आई तो शीत लिख दूं, कंफर्म। इस तरफ से शीत आई तो मैंने शीत लिख दिया, प्लस इस तरफ से क्या जा रहा है, गर्मी या उष्ण जा रही है या नहीं? तो जैसे मैंने शीत धन उष्ण किया तो देखो शीतोष्ण हो गया या नहीं? पूछे शीतोष्ण कटिबंध का इलाका, तो देखो 23.5 से लेकर 66.5 तक है या नहीं, दोनों गोलार्धों में। कंफर्म सी बात समझ में आई? अब आपसे पूछे उष्ण कटिबंधीय इलाका, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका, शीत कटिबंधीय इलाका, कंफर्म हो या नहीं? 23.5 से 23.5 के बीच का इलाका उष्ण कटिबंधीय, 23.5 से लेकर 66.5 तक के बीच का इलाका शीतोष्ण कटिबंधीय, 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच का इलाका शीत कटिबंध। बना लेना इसे। ये उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी बताने की वजह थी। आपसे रेगुलर सी टेट में एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है, कौन सा उष्ण कटिबंधी घास का मैदान है। कंफर्म। जो इस इलाके में मिलते होंगे शीतोष्ण कटिबंधी होंगे, जो इस इलाके में मिलते होंगे उष्ण कटिबंधी घास के मैदान होंगे। ये जो आपने हेडिंग लिख रखी है तीनों, इस हेडिंग के आगे क्या लिख लोगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधी। लिखा जा सकता है नहीं? शीतोष्ण कटिबंधी में क्या लिखोगे, 23.5 से लेकर 66.5 के बीच का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में। फिगर बना लो, फिर लाइन में लिखा देता हूं। कल इसी फिगर के बिहाफ पर हम दो चीजों को सॉल्व करेंगे। एक तो आपकी समुद्र की जलधाराएं, कंफर्म। देखो जो इस इलाके में समुद्र की जलधाराएं होंगी गर्म होंगी या नहीं, और जो इस इलाके में होंगी ठंडी होंगी या नहीं। तो डायरेक्ट पूछ देता है कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो कल समुद्र में चलने वाली जलधाराएं प्लस जितने घास के मैदान होंगे, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय, कौन सी जलधारा गर्म होगी और कौन सी ठंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास शायद आपकी मैथ की होगी, उसके बाद आपके आरआरबी इंजीनियरिंग की क्लास है, तो मैथ की क्लास लेने के लिए सर आ रहे होंगे। आप इसे नोटिफाइड कर लो। कल हम घास के मैदान करेंगे, उनसे आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, चाहे सीटेट हो या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो। ओके सादाबाद, कोई प्रॉब्लम? सर अभी आप लोगों की मैथ की क्लास लेने आ रहे होंगे सादाबाद, तो आप लोग रुके रहना।